नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म एंड लाइवलीहुड 2024 कॉन्क्लेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। राजस्थान राजे रजवाड़ों की पावन भूमि है जो अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के वीर सेनानी सरहदों की रक्षा करते हुए शहादत को गले लगाते हैं और वीरांगनाओं ने जौहर कर अपने सम्मान की रक्षा की है। ये वो भूमि है, ये वही धरती है जहां अमृता देवी जैसी महान विभूतियों ने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया और हम गर्व से कहते हैं पधारो महारे देश। और अपनी संस्कृति, विरासत और धरोहरों को संजोने में हम पूरी निष्ठा से समर्पित भी हैं। इसके लिए हम राजस्थान की भजनलाल सरकार और विशेष रूप से पर्यटन विभाग की सराहना करना चाहेंगे, जिन्होंने राज्य की धरोहरों को विश्व भर में एक नई पहचान दी है, एक नई उड़ान दी है। राजस्थान अपनी प्रसिद्ध समृद्ध प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है। फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म एंड लाइवलीहुड कॉन्क्लेव 2024 राजस्थान एक अद्वितीय मंच है ये, जहां पर्यावरण संरक्षण, सतत पर्यटन और आजीविका के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ हम प्रयास करेंगे। उस पर गहन विचार विमर्श भी किया जाएगा इस मंच पर जो आपके लिए यहाँ पर आयोजित है। और चलिए बिना देरी किए, क्योंकि बेहद अहम कॉन्क्लेव है जिसका आयोजन आज हम कर रहे हैं और शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हम इस कॉन्क्लेव का आगाज करें। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पायं दीप ज्योतिर नमोस्तुते। और मैं चाहूंगी कि हमारे सभी अतिथि मंच पर बने रहें, क्योंकि दीप प्रज्वलन के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज किया, लेकिन हमारी संस्कृति है मेहमानों के स्वागत को लेकर, और इसी कड़ी को हम आरंभ करना चाहेंगे, इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी कि पवन अरोड़ा सर स्वागत करें वीपी सिंह जी का, कमिश्नर टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इस कॉन्क्लेव को और भी खास आपकी उपस्थिति यहाँ पर बना रही है। मैं चाहूँगी पवन जी स्वागत करें सुषमा अरोड़ा जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीडीसी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं चाहूँगी निर्मल जी एसोसिएट एडिटर वो भी मंच पर आएं और स्वागत करें सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया पवन अरोड़ा सर का। इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि राकेश शर्मा जी का भी स्वागत मैं चाहूंगी आप करें निर्मल जी। श्री तरुण बंसल जी का भी स्वागत बुके भेंट कर करें निर्मल जी। श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत जी भी मंच पर मौजूद हैं और वीरेंद्र जी का भी स्वागत बुके भेंट कर करें। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका भी। श्री उपेंद्र सिंह शेखावत जी भी मंच पर मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान। श्री गजेंद्र सिंह जी प्रेसिडेंट HATS, श्री मनोज पराशर जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं चाहूंगी कि हम कार्यक्रम की शुरुआत फर्स्ट पैनल डिस्कशन के साथ करें। राजस्थान कि सांस्कृतिक पर्यटन को लेकर हम इस पहले पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे। बेहद खास चेहरे, खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं, और श्री तरुण बंसल जी मॉडरेटर हैं, अध्यक्ष FSTR। तरुण जी ओवर टू यू। राजस्थान की धरा, यहाँ की धरोहर पर्यटन के लिए समृद्ध संभावनाओं से भरी है, ये कोई हमसे छुपी हुई बात नहीं है। मेरा पहला सवाल VP सिंह साहब आपसे है। कोविड अब इतिहास की बात है। 2023 में 1.79 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। ये अभी भी 2019 से फिगर थोड़ी कम है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म राजस्थान किस प्रकार से प्रमोट करना चाहते हैं जिससे इंक्रीजिंग नंबर्स में फॉरेन टूरिस्ट वापस हमारे प्रदेश में आए? हमारे यहाँ जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो ख़ास तौर पे हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं। हमारे जो हिस्टोरिक
मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, और इसके अलावा हमारा जो इंटेंजिबल कल्चर जो है, हमारी जो पहनावा है, यहाँ का जो खाना पीना है, हमारे जो बोली है, उस सब को देख करके वो काफ़ी आकर्षित होते रहे हमेशा से। फॉरेन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूके में, जर्मनी में, स्पेन में, दुबई में, इन सभी यूरोपियन दूसरे कंट्रीज़ में भी फॉरेन जितने भी फेयर्स लगते हैं उन सब में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और राजस्थान टूरिज्म की जो प्रेजेंस है उसको हम वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो। सर, हेरिटेज होटल्स राजस्थान के टूरिज्म के विकास में एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। आपकी नज़र में टूरिज्म की मार्केटिंग किस प्रकार से, और ये मैं सवाल फॉरेन टूरिज्म के मुतालिक अभी पूछ रहा हूँ, किस तरह से हम टूरिज्म की इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं? वो क्या यूरोप जो हमारा एक हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा है, क्या सिर्फ वहीं पे फोकस्ड होनी चाहिए, या हमें और मार्केट्स नए सर्च करने चाहिए? हम आज तक यूरोप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे, और आज इस समय जो यूरोप की पोजीशन है उसको देखते हुए हमें यूरोप को, ठीक है जो चल रहा है मार्केटिंग उसके, पर हमें फार ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी इकॉनमी ग्रो कर रही है। हमारे को जो एक्सपेक्टेशन सरकार की तरफ से है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा देख रेख की तरफ ध्यान करें, वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ डेवलप करें। किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर मार्केटिंग के अंदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो करता ही, अगर गेस्ट खुश जाएगा तो वापस आएगा उसके दौर, बट डायरेक्टली भी किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर मदद कर सकता है सरकार की टू मार्केट राजस्थान? सरकार कैसे कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर कैसे मदद कर सकता है? Government has probably announced 19 national trade fairs and 6 international trade fairs, if I am correct, abroad. One which you have recently attended in Paris, Top Reza. You were there for 4 days, and the data what you have given us is, really very positive. The amount of tourists who are now wanting to come to this part of the country, I would like to say that the number has increased and the age has also decreased. Previously, sir, we used to have tourists which were senior citizens, 60, 65 years. Now the youngsters are traveling more. So instant last moment reservations are more. They don't plan their holidays 6 months or a year before जो पहले हुआ करता था. आजकल 48 घंटे में, 72 घंटे में OTS पे हमारे पास में इन्वेंट्री हमारी सोल्ड आउट हो जाती है. उसके लिए हमारे को जो थोड़ा यहाँ पे जो परिवर्तन की आवश्यकता है कि समय के साथ में जयपुर बाय नाइट, उदयपुर बाय नाइट, जैसलमेर, Jodhpur by night, we need to have activities which are decent, which can be controlled, and the decency can be maintained. If that can be done, then these problems, I'm sure these problems can be taken care of. There's nothing like that. Yeah. डोमेस्टिक टूरिज्म की एक प्रवृत्ति है कि वो हॉलीडेज में, छुट्टियां जब होती हैं, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तब आता है, और तब हमारे जितने भी टूरिज्म सो कॉल्ड हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे आमेर का किला हो, जयगढ़ में 2 घंटे की लाइन लग जाती है, आप नीचे से ऊपर नहीं चढ़ पाते. सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आ जाते हैं, टिकट नहीं मिलता, टिकट की लाइन में आप 1.5 घंटा खड़े हैं, तो हाउ कैन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एड्रेस दीज बॉटलनेक्स, जिससे टूरिज्म, एक लंबा वीकेंड आएगा और अखबार में आने लग जाएगा कि साहब हवा महल पे जाम हो गया, टूरिस्ट के कारण शहर जो है वो बेदम हो रहा है. तो इस तरीके की जो मैनेजमेंट है जो हमको चाहिए, उसमें हाउ कैन डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस बार की जो हमारी बजट घोषणा जो की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 5,000 करोड़ का ओवर 5 इयर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक फंड स्थापित किया गया है, जिसमें कि जितने भी वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा. इसके साथ ही हमारा ये भी मानना है कि हमारे जो लेसर नोन साइट हैं, जब जो बड़े आइकॉन साइट्स हैं वहाँ तो सभी टूरिस्ट आते ही हैं, लेकिन एक जगह पे इतना रश ना हो, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी जो लेसर नोन साइट है, ये भी हमारे इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जी ने इस इशू को लिया है,
और उनको भी हम ज़्यादा प्रचारित करें और वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। रूरल क्षेत्र से जो पलायन लोगों का हो रहा है शहर की ओर इनकम जनरेट करने के लिए, तो जब उनको अपने क्षेत्र में ही टूरिज़्म की बदौलत जब रोज़गार मिलने लगेगा तो वो लोग अपने गांव में ही रहेंगे और उससे उनको जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी निश्चित रूप से बढ़ सकेगा। जो रूरल टूरिज्म को चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? रोड कनेक्टिविटी, एक रोड कनेक्टिविटी ऐसी चीज़ है, बिना कनेक्टिविटी के आप टूरिस्ट कहाँ से कैसे पहुँचेगा। दूसरी प्रॉब्लम्स है गाँवों के अंदर जो हमारे हेरिटेज होटल्स हैं उनका अप्रोच पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हैं। नए डेस्टिनेशंस के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगो कि आपने ये बोला है, हम इसको ये नए ये देखते हुए क्या कि इको टूरिज्म को देखो, आप हमारे हेरिटेज टूरिज्म को देखो, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखो, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच सर। सर I would like to add 30 seconds. uninterrupted, dedicated power supply is also a big problem in the rural area which the stakeholders face. थैंक यू सो मच। बेहद अहम चर्चा थी और कई अहम पॉइंट्स में निकल कर आया। बिल्कुल मैं क्योंकि बिना वक्त गवाए एक मिनट कीमती है आज, और इसलिए मैं सेकंड पैनलिस्ट को ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर। सेकंड पैनल की हम शुरुआत करें क्योंकि इस पर हम बात करने वाले हैं डेस्टिनेशन वेडिंग एंड प्रमोशन ऑफ लेसर नोन डेस्टिनेशंस, और ये बहुत ज़रूरी भी है। शुपेंद्र सिंह शेखावत जी, ओवर टू यू। मैम नमस्कार, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। आपने भी ऑल्दो रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट चूँकि आपका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि आप जहाँ भी रहे आपका वर्किंग स्टाइल हमेशा अप्रिशिएट किया गया है। एज एमडी आरटीडीसी, पहला तो मैम कि आपका क्या फोकस एरियाज़ रहेंगे, आरटीडीसी की फ्यूचर प्लानिंग आपके नज़र में किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जैसा कि आपने कहा, मुझे पूरा 1 महीना हुआ यहाँ ज्वाइन करे, और आते ही जो हमने शुरुआत करी शहर में, तो हमें लगा कि ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन पर हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसे नाहरगढ़ में है, पन्ना मीणा की बावड़ी है और दुर्ग कैफेटेरिया है, उसको वापस शुरू करने की बात हो रही है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है, जल्दी हम उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा जैसा हम सब जानते हैं इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई, तो आमेर के मावठे में वहाँ भी 15 साल बाद पानी आया है, तो इस बार बोटिंग भी शुरू करने की तैयारी है। आरटीडीसी की जो यूएसपी है वो है हमारी लोकेशंस प्रॉपर्टीज़ की, बहुत ही सीनिक प्लेसेस पर हैं, और जो प्राइवेट डेवलपमेंट हुए भी हैं, होटल्स खुले भी हैं, लेकिन हमारी जो है प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन बहुत अच्छी है। वो एक जो एडेड वैल्यू है वो हमारे पास है ऑलरेडी, और इस तरह से कुछ नई चीज़ें जो हैं हम करने जा रहे हैं। मैम अभी रिसेंटली आपने कुछ नए पैकेजेस भी शुरू किए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप आरटीडीसी के नए पैकेजेस को मार्केट कर पाएंगे और किस तरह से टूरिस्ट को फैसिलिटी दे पाएंगे। आरटीडीसी का एक मेन मोटो तो ये है कि लाभ कमाना नहीं है, ये लाभ कमाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट्स को, आम जो पर्यटक है जो एक सीमित बजट के साथ आता है, उसको फैसिलिटेट करना हमारा काम है। वीकेंड टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नए पैकेजेस बनाए हैं, जिसमें 1 नाइट आउट है, 2 नाइट आउट, 1 नाइट आउट, तो वो पैकेजेस हमने बनाए हैं। और इसके अलावा मुझे ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो 1 नाइट आउट टूर के साथ ही हमने पिकनिक टूर्स भी हमने प्लान कर लिए। तरुण बंसल जी, एज एचआर प्रेसिडेंट, काफ़ी बड़ा आपका नेटवर्क एसोसिएशन का है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज एसोसिएशन स्टेट को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, चाहे इवेंट बेस्ड टूरिज्म हो, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, वी आर रीचिंग न्यू हाइट्स डे बाय डे। जो एक्सेस है, चाहे वो आभानेरी भानगढ़ की हो, चाहे वो कोटा बूंदी की हो, चाहे वो जोधपुर से ओसियां की हो, आप जैसे ही एक्सेस डेवलप करेंगे, फिर आप देखिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। एक्सेस इज अ प्रॉब्लम। अभी वर्तमान में जैसे हम लोगों ने सजेशंस भी इनवाइट किए, चाहे वो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी को लेके हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी को लेके हो, इसके अलावा भी कोई चीज़ रही हो या आपके दिमाग में हो कि किस तरह से और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? एक छोटी सी चीज़ जो मैं एज लेमैन कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म अकेला टूरिज़्म डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। हमारे यहाँ साफ़ सफाई भी ठीक होनी चाहिए, एक्सेस भी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो, और जैसा
मॉन्यूमेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस भी ठीक हो। आपके जो बजट होटल्स हैं या मिडिल सेगमेंट के होटल्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उनके रेगुलेशन को लेकर आप लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपका नियमन का जो मुद्दा है किस हद तक सॉर्ट आउट हुआ या किस हद तक आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं? ये रेगुलराइजेशन अगर हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा। और आज थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वी आर नॉट शॉपकीपर्स, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारी इंडस्ट्री की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, डिमांड नहीं है रिक्वायरमेंट है, और उसके स्वरूप से हमें एग्जिस्ट करने का या फ्लरिश करने का मौका मिलता है, तो ये सिर्फ टूरिज्म में ऐड ही करेगा। लग्जरी टूरिज्म विल ऑलवेज बी अ स्मॉल पार्ट। इवेंट बेस्ड टूरिज्म सावे कितने दिन के होते हैं? 80 दिन के। इट इज़ द बजट टूरिस्ट जो टूरिज्म को इम्पेटस देगा, और वो जो आप 179 मिलियन या 1.79 मिलियन बोलते हैं उसको 5 मिलियन करना है तो बजट टूरिज्म ही है। और बजट टूरिज्म को डाउनटाउन में ही एक्सेसिबिलिटी चाहिए। मैम, आरटीडीसी का कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, अभी ये है कि हम लोग 28 प्रॉपर्टीज़ रन कर पा रहे हैं, और 28 में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि आप कोट कर सकते हैं कि दे आर डूइंग वेरी वेल। आपको लगता है कि वापस से बड़े जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करें और बाकी प्रॉपर्टीज़ को वी कैन लीज आउट, और जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट पे? आज लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, हमेशा कुछ नया चाहिए। और इसके अलावा इस विषय से थोड़ा सा हटकर जो एक मेरा थोड़ा सा कंसर्न है वो मैं वैसे भी कहना चाह रही थी कि जो एक आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही है, बजट का बहुत इशू है। एक कैटेगरी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो आम युवा है जिसने सपना देखा है डेस्टिनेशन वेडिंग का, लेकिन वो उसको पूरा कैसे करे, तो उसके लिए व्यवस्थाएं अभी उतनी माकूल नहीं हैं। तो एज आरटीडीसी एमडी मैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैंने इस पे काम शुरू किया है, और मैं देख रही हूँ कि हमारे ऐसे यूनिट्स होटल्स जहाँ 50-60 कमरे हों और एक मैरिज गार्डन जैसी जगह हो और एक बैंक्वेट भी हो और 4-5 फोटो पॉइंट्स हों, क्योंकि जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि 4-5 वेन्यू मिल जाएं एक ही कैंपस में। अलग अलग आपकी सारी प्रॉपर्टीज, बड़ी प्रॉपर्टीज 5 से 10 बीघा के अंदर हैं और दे आर इन वेरी गुड लोकेशन। तो जो बी कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक मिडिल रेंज का जो पैकेज है वो उनके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया उपेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत शुक्रिया सुषमा अरोड़ा जी। और मैं सुषमा मैम आपसे आग्रह करूँगा आप मंच पर बने रहें और बाकी सभी हमारे मेहमान सामने स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और थर्ड पैनल का हम रुख करें उससे पहले उन योद्धाओं का सम्मान करना भी ज़रूरी है जो इस विभाग को बेहतर काम कर आगे लेकर चल रहे हैं। सरकार का साथ होता है और दिन रात एक किया जाता है, तभी आज राजस्थान की स्थिति और तस्वीर पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में जानी जाती है। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी स्वप्निल कुंभोजकर जी को, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर। जोरदार तालियों के साथ स्वप्निल जी का स्वागत कीजिए। टी मोहन राज जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे अगले अवॉर्डी टी मोहन राज, CCF वाइल्ड लाइफ जयपुर। जोरदार तालियां टी मोहन राज जी के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तरुण बंसल जी को, प्रेसिडेंट HRAR, तरुण बंसल जी। हमारे अगले अवॉर्डी हमारे हैं गजेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट हेड्स, गजेंद्र सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र सिंह जी का स्वागत कीजिए। हमारे अगले अवॉर्डी संजय कौशिक जी, पर्यटन विशेषज्ञ हैं संजय कौशिक जी। मदन सिंह राजपुरा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, अध्यक्ष गाइड एसोसिएशन। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आनंद त्रिपाठी जी को मंच पर, हमारे अवॉर्डी आनंद त्रिपाठी जी, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग। राजेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग। हमारे अगले अवॉर्डी है पुनीता सिंह जी, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग, पुनीता सिंह जी। हमारे अगले अवॉर्डी है सुमिता सरोज जी, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग, सुमिता सरोज जी। जोरदार तालियों के साथ सुमिता जी का स्वागत। हमारी अगली अवॉर्डी है उपेंद्र सिंह जी, उपनिदेशक पर्यटन विभाग, उपेंद्र सिंह जी। दिलीप सिंह जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, उपनिदेशक पर्यटन विभाग। और अगला अवार्ड
के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जितेंद्र जोशी जी को, आमंत्रित करना चाहूंगी जितेंद्र जोशी जी, महाप्रबंधक वर्क्स पर्यटन निगम, जितेंद्र जोशी जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पंकज धरेंद्र जी को, निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय, पंकज धरेंद्र जी। जोरदार तालियों के साथ पंकज जी का भी स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर प्रदीप बोहरा जी को। और अब क्योंकि जो मंच नजर आ रहा है, बेहद खास चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि प्रतीक चिन्ह भेंट कर हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी सर स्वागत करें, सम्मान करें। पवन सर से मैं अनुरोध करूंगी सबसे पहले रवि जैन जी को ये प्रतीक चिन्ह, क्योंकि मौका बहुत कम होता है जब अपने काम के इतर वक्त निकालकर उसी विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की जाए, एक मंच पर ये सभी चेहरे एक साथ नजर आए। मैं चाहूंगी कि आप सम्मानित करें वीपी सिंह जी को, कमिश्नर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, वीपी सिंह जी। अरिजीत बनर्जी जी भी हमारे साथ है, पीसीसीएफ हॉफ। मैं चाहूंगी अरिजीत जी का भी स्वागत सर प्रतीक चिन्ह भेंट कर करें, और अपनी उपस्थिति से मंच को और खास बना रही हैं। मैं चाहूंगी सुषमा अरोड़ा जी का भी स्वागत करें, और ये बेहद अहम और खास तस्वीर, सुषमा जी का भी स्वागत प्रतीक चिन्ह भेंट कर। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय जी भी हमारे बीच मौजूद हैं मंच पर, और मैं चाहूंगी पवन उपाध्याय जी का भी सम्मान, स्वागत, और इस खास मौके को बेहतर और बेहद महत्वपूर्ण खास बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। टूरिज्म और वन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, बेहतर डेस्टिनेशन प्लेस की जब बात करते हैं, तो राजस्थान में ये बहुत है, और उसकी रखरखाव से बेहतर करने का जो जिम्मा है वो इस वक्त अरिजीत बनर्जी जी के कांधों पर है। बहुत स्वागत है सर। Services remain a backbone of the economy, and tourism services and related travel and tourism related services give productive employment to millions of people, direct and indirect. What we need to do better is a better narrative, a better way to package, present the experiences. There is always a scope of improvement. Rachna बैठी हुई है, Rachna would know, she's the communicator out here, that narratives matter, especially in a digitally enabled world where all of us are exposed to millions and millions of images right through our day as long as we are awake. ऐसे एक backdrop में we'll have to come up with something which is extra special. प्रॉब्लम नॉर्मली होता नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होता है व्हेन आई, मानिए अरोड़ा साहब बैठे हैं, उन्होंने एक कागज भेजा कि साहब मुझे एक प्रॉपर्टी चालू करना है, बनाना है, शुरू करना है, व्हाटएवर। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मैं उस पर बैठा रहा, लेकिन मेरा रोज का उठने बैठने का कोई व्यक्ति आया कि बॉस इसको निकाल दो, मैं एक ऑफलाइन निकाल दिया। दैट इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। The standing instructions on our part, and Upadhyay Sahab यहाँ बिराज रहे, first in, first out, and online. The online system, people are trying to avoid using it for whatever purposes, but I can assure you we'll look into it and see how it can be properly tightened up. I'll be talking to Secretary Tourism on this matter. I will need his help and a lot of it to put these things in order. Thank you for this opportunity. नमस्कार। शुक्रिया अरिजीत बनर्जी सर। और बिना वक्त गवाए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रवि जैन जी को, सेक्रेटरी टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बेहद महत्वपूर्ण उनका संबोधन, क्योंकि टूरिज्म हम सेक्टर की बात करते हैं, बहुत कुछ प्लान सरकार के भी हैं और बेहतर काम अधिकारियों के जरिए भी किया जा रहा है। बहुत स्वागत है। पर्यटन से जो हमारा नाता रहा है, हम बचपन में, मैं खुद जोधपुर में पला बड़ा हूँ, तो मैं जोधपुर में हमारे घर से तो हम यही कहते थे कि जब तक किला नज़र नहीं आए तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। घूमना सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कहीं किसी शहर में जाओ और उसके मॉन्यूमेंट को देख लो, आपको गाइड उसकी टूर करवा दे और आप वापस आके अपने होटल रूम्स में आ जाओ।
और घूमने का असली मीनिंग है उस शहर की, उस देश की सभ्यता को जानना, उसके लोगों को जानना, उनके घरों में जाना, उनकी भाषा को सीखना। तो आज जो भारत में या इन पर्टिकुलर मैं कहूँ राजस्थान में अगर हमको पर्यटन को बढ़ावा देना है तो इन सारी चीज़ों का एक संगम होगा। इट्स नॉट जस्ट मॉन्यूमेंट्स, इट्स नॉट जस्ट फ्यू प्लेसेस टू शो केस। हमको टूरिज्म के साथ सारे विभागों को, सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ना होगा, तभी टूरिज्म राजस्थान में सक्सेसफुल होगा। ये मेरी एकदम से पक्की धारणा है। कुछ समय से मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान में पर्यटन को लेकर एक हलचल सी है, पर्यटन को लेकर एक उत्साहजनक माहौल है। हमको बस इसको, इस सेंटिमेंट को आगे से आगे बढ़ाना है, इसको भुनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया रवि जी, बेहद अहम और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया अपने संबोधन के दौरान। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि थर्ड पैनल डिस्कशन भी अभी शेष है। मुद्दा है वन, वन्यजीव संरक्षण एवं आजीविका। इस विषय पर इस पैनल के दौरान डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। निर्मल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद श्वेता। मनोज जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। सब्जेक्ट भी इतना बेहद इस पैनल का खास है कि वन, वन्यजीव संरक्षण और आजीविका। खास बात यह है कि वनवासी जो हैं उनका लंबे समय से साहचर्य रहा है वन्य जीवों के साथ। तो हम गांव के विस्थापन की तो बात करते हैं, टाइगर रिजर्व हो या दूसरे कंजर्वेशन रिजर्व से उनको विस्थापित करने की बात है, लेकिन विस्थापन के साथ साथ उनकी आजीविका सुरक्षित हो, उसको लेकर के किस तरह के काम होने चाहिए। हालांकि वन विभाग के स्तर पर काफी काम हो रहे हैं, पर्यटन विभाग के स्तर पर काफी काम हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निर्मल जी कह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, वो है जवाई लेपर्ड रिजर्व। कोई जंगल नहीं, कोई प्रेवेश नहीं, गांव वालों ने खुद ने मेहनत करके किस प्रेरणा में आके उन लेपर्ड्स को बचाया। प्रेबेस नहीं है तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे लेपर्ड उन गांवों पर ही आश्रित हैं। ये तो गनीमत है कि आसपास की जो बस्तियां हैं वो पेट भर रही हैं लेपर्ड का, ये सब जानते हैं। जवाई में भी बिल्कुल, जवाई में भी ऐसा ही हो रहा है। गजेंद्र सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा। गजेंद्र जी, देखिए, चूंकि आप एक स्टेक होल्डर भी हैं और टैला क्षेत्र की जितने भी आपकी हेड्स जो एसोसिएशन बन रही है, खास बात यह है कि अक्सर ये देखा जाता है कि आप वन से लेने वहां जा रहे हैं। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि आप वन के पास अगर कोई आप टूरिज्म यूनिट बना रहे हैं तो वन से आप कुछ लेने जा रहे हैं, लेकिन वन को जहां तक देने की बात है, ओवर टूरिज्म कैसे कंट्रोल हो वन क्षेत्र में? जहां तक देने की बात है, जो पैसा उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस पूरे रीजन में जो खुशहालिता है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बढ़ रही है। चाहे वो जंगल में हो, इनसाइड द फॉरेस्ट, चाहे वो फॉरेस्ट के बाहर हो, जो कि विलेजेस हैं, आसपास के गांव वाले हैं, उन सबको मिल रही है। स्वप्निल, एक बड़ी बात यह है कि झालाना में 40 से 45 लेपर्ड्स हैं। कमजोर प्रेबेस के बावजूद झालाना का लेपर्ड वॉयलेशन नहीं करता अपनी सीमाओं की। क्या कारण है? उसका जो बिहेवियरल चेंज हुआ है, उसमें उसका व्यवहार जो बदला है, उसके पीछे क्या कारण है? और रोजगार परक एक सिस्टम हो आसपास का, पूरी बस्ती का, उसको लेकर क्या अपना एक्सपीरियंस बताएंगे प्लीज। मुझे लगता है कि झलाना रिजर्व होने से पहले भी ये लेपर्ड्स अर्बन ही रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन आइलैंड इन द सिटी ऑफ जयपुर। तो इन लोगों लेपर्ड्स को या वाइल्ड लाइफ को बहुत सारी आदत है कि हाईवेज है, रोड्स है, ट्रैफिक है, मंदिर है, मस्जिद है, इनकी आवाज़ आती है, इवेंट्स है, वेडिंग्स है, जो इनकी स्पीकर्स आते रहते हैं। करेक्ट। तो दे आर एक्चुअली वेरी वेल सीजन्ड फॉर अर्बन लाइफ। मुझे लगता है कि दे हैव अडॉप्टेड टू दिस चेंज। क्या माने, सरिस्का सिर्फ धार्मिक पर्यटन की वजह से ही चल रहा है? बाघ आज भी वहां का प्रमुख आकर्षण नहीं है। नंबर एक, पूरी बात नंबर एक, बाघ वहां का आकर्षण नहीं है। दूसरा, क्या बाघ अगर आकर्षण नहीं है तो उसका कारण क्या है? क्या वहां गांवों का विस्थापन नहीं हो सका? ये बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही घुसते हैं सरिस्का, सामने हरिपुरा के अंदर पता पड़ता है कि 4 भैंस चराता हुआ एक आदमी नजर आता है, तो बाहर का जो पर्यटक आता है वो आपके पास भैंस चराता हुआ नहीं देखना चाहता। उससे सीधी सीधी उंगली उठती है कि आप, अगर हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करें, देश को टाइगर प्रोजेक्ट हमने दिया,
अगर देश के अगर किसी एक उभरते हुए, और कहते हैं कि दूसरा मौका है ये, तो सरिस्का के पास दूसरा और अंतिम मौका है। अगर सरिस्का अब नहीं बसा तो फिर कभी नहीं बस पाएगा। 43 पर्यटक है आपके, 43 टाइगर हैं आपके पास, लेकिन अभी भी टाइगर अट्रैक्शन नहीं है मेन वहां पर। सरिस्का बहुत बड़ा जंगल है। लोग आमतौर पे क्या गलती करते हैं कि वो सरिस्का गेट से पांडुपुल तक कोई सरिस्का समझ रहे हैं। उस 20 किलोमीटर के रास्ते में ऐसी क्या परेशानी है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता? हम भी करते थे। अच्छा, रात को 11 बजे तक ट्रैफिक निकला। अगले दिन मैं पंडित जी के पास गया, मैंने पंडित जी ये शाम को 6 बजे बाद पूजा पाठ बंद होना चाहिए, और आप ये गारंटी करो कि गाड़ियां यहाँ से रवाना हो जाए। झालाना तो कितना प्रासंगिक है और क्यों है, और आमागढ़ क्यों नहीं हो पाया? इसको लेकर के काफी पर्यटकों में भी रहता है कि वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेपर्ड दिखेगा, हाइना दिखेगा नहीं दिखेगा, दूसरी वाइल्ड लाइफ दिखेगी नहीं दिखेगी। बर्ड्स तो खैर, क्योंकि वहां आमतौर पर देखा गया है, जब वहां जाता है टूरिस्ट तो दिमाग में लेके जाता है मेरे को लेपर्ड देखना है, उसमें बहुत सारी चीजें मिस कर देता है वो, कितनी बर्ड्स वहां पर हैं, दूसरी स्पीसीज हैं। तो क्यों नहीं उभर पा रहा आमागढ़, क्या कारण लगता है आपको? आयरनी होती है ऐसे कि पीपल वांट टू सी लेपर्ड फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। जाना है तो लेपर्ड जस्ट नजदीकी जाना है, यानी कि मेरे गाड़ी के पास लेपर्ड आना चाहिए। दैट इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ एनी टूरिस्ट दैट यू गो। नाउ दिस थिंग, ये एजुकेशन, अवेयरनेस और डेमोन्स्ट्रेशन से ही होगा कि ये कम हो जाएगा टूरिस्ट में। यू कैरी बिग लेंसेज तो आपको नज़दीक जाना है, आप आईफोन लोगे तभी आपको नज़दीक जाना है, जिसके पास बच्चे हैं छोटे उनको तो दूर से दिखता नहीं तो आपको नज़दीक जाना है। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एनी वाइल्ड लाइफ। आप अगर देखोगे तो गाड़ी आप कितनी भी जल्दी नज़दीक लेके जाओगे, वाइल्ड लाइफ डेफिनेटली गेट्स डिस्टर्ब, एंड एवरी एनिमल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अ डिफरेंट कैटेगरी। जैसे लाइक you like speaking on the stage, I may be scared speaking on the stage. तो हर एक leopard, हर एक population is different. So Amagarh, why it is not getting successful? Successful is what, in the sense, more and more sightings. If you get more and more sightings there, definitely it will be definitely popular. There is no doubt about it. या नाहरगढ़ आपको करना है, अभी आपकी रिपोर्ट आएगी every hill has a leopard. Now if every hill has a leopard, then definitely there is a lot of chances that you come across leopards everywhere. तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को, यानी कि it is not a zoo where you go and see animals. The animals take some time to accustom themselves. तो मुझे लगता है अभी मेरे ख्याल से 2 साल हुए हैं आमागढ़ को, तो within 5 to 6 years Amagarh should thrive, because once the leopards or hyenas get used to the tourist traffic. Now if you have seen in Amagarh, जैसे आप जाते हो तो there are a lot of hyenas which are very bold. Now hyena may not be that very star attraction, but the leopards will also be getting bold because they are urban leopards. तो ये definitely in coming years, in 5 years, 6 years, Amagarh also will be a very popular destination is what I feel. करीब 115 गांव हैं जो अभी भी रिलोकेट नहीं हुए हैं, 5000 से ज़्यादा फैमिलीज हैं उसके अंदर। कितना जरूरी है उनका रिलोकेशन वहाँ से होना, क्योंकि बाघों की आबादी बढ़कर 136, 137 के आंकड़े पर पहुँच गई। वो आपस में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो और तमाम स्मूथ तरीके से चीज़ें चलें, और खासकर जिनको आप रिलोकेट करने जा रहे हो उनकी आजीविका, उनके भविष्य और उनकी जो नई पीढ़ी है वो मुख्यधारा से जुड़े आधुनिक सुख सुविधाओं से, उसको लेकर के एक क्या पूरा एक मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, संक्षिप्त में बताइए प्लीज़। कि जब इंसान अपनी बस्ती बसाता है, गाँव बसाता है, तो वो एरिया की, लोकेलिटी की जो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन होती है वो वहाँ बसाता है। बेस्ट पॉसिबल लोकेशन इन द सेंस कि वहाँ पानी 12 महीने मिले। चारे की स्थिति भी यही है कि सब जगह सूख जाना है, मगर इंसान जहाँ गांव बसा के बैठा है वो बेस्ट प्लेस है। चलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, इसी बीच में कुछ गांव तो हटने चाहिए। मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी पहुंच चुकी हैं, उनके स्वागत सत्कार का भार देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी हम ये बड़ी बेशकीमती चर्चा रही, बहुत अमूल्य चर्चा रही और बहुत जबरदस्त सुझाव और आपकी चीजें पता लगी हैं सामने। फिलहाल दिया कुमारी जी आगे, तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मुख्य अतिथि महोदय का इंतजार है, आए और वो संबोधित करें। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, मनोज पराशर जी, गजेंद्र सिंह जी और स्वप्निल कुंभोजकर जी इस चर्चा के लिए, क्योंकि डिस्कशन शुरू हुआ, डिबेट में तब्दील हुआ, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल ये चर्चा रही। और ये बेहद अहम तस्वीरें लगातार पहुंच रही हैं जब हमारे कार्यक्रम की, इस कॉन्क्लेव की चीफ गेस्ट उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पहुंच चुकी हैं कार्यक्रम में, और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पर्यटन मंत्री का भी जिम्मा संभाल रही हैं। और ऐसे में जब पर्यटन को लेकर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट टूरिज्म एंड लाइवलीहुड के, तो ऐसे में मौजूदगी दिया कुमारी जी की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत स्वागत है दिया जी आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रवि जैन जी को कि मंच पर आएँ, ज्वाइन करें। श्री अरिजीत बैनर्जी जी, श्री वीपी सिंह जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमें ज्वाइन करें। दिया कुमारी जी हमारे बीच मौजूद हैं और बेहद अहम उन्हें सुनना भी रहेगा, उनका संबोधन भी रहेगा। टूरिज्म पर हम बात कर रहे हैं, उसे बढ़ावा कैसे दे और एक बड़ा विजन लेकर दिया कुमारी जी चल रही हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण उनका संबोधन भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत दिया कुमारी जी का। और जिस तरह से स्वागत का सिलसिला हम शुरू करें, सबसे पहले चुनरी उड़ाकर परंपरागत तरीके से मैं चाहूंगी दिया जी का स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेरणा जी, दीपिका सिंघल, इंदु राठौर, डिम्पल शर्मा, तृप्ति गौतम कि वो आएं और ज्वाइन करें, स्वागत करें दिया जी। भेजकर स्वागत पवन अरोड़ा जी करें दिया जी का। और साथ ही वो प्रतीक चिन्ह जो खास तौर से हमारे मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी के लिए लाया गया है, क्योंकि पूरा देश राममय है और ऐसे में राम का ये प्रतीक चिन्ह बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें गोविंद की नगरी की झलक भी नजर आती है, जहां लड्डू गोपाल नजर आ रहे हैं और राम की ये बाल रूप, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रतीक चिन्ह। जोरदार तालियों के साथ आप सभी भी स्वागत कीजिए दिया कुमारी जी का। और मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो रामशिला भेंट करें हमारी मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी के लिए। हमारे अन्य खास मेहमान, विशिष्ट अतिथि भी मंच पर मौजूद हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह और ये है वो रामशिला। और मैं चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद हैं और पवन सर स्वागत करें श्री रवि जैन जी का, सेक्रेटरी टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं जिनेन्द्र जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो श्री अरिजीत बैनर्जी जी का बुके भेजकर स्वागत करें, पीसीसीएफ हॉफ श्री अरिजीत बैनर्जी। मैं जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वीपी सिंह जी का भी बुके भेजकर स्वागत करें, कमिश्नर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मल तिवारी जी को, एसोसिएट एडिटर, और श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी का बुके भेजकर वेलकम करें हमारी विशिष्ट अतिथि। आमंत्रित करूंगी मैं श्री आशीष अमन जी को, बिजनेस हेड गवर्नमेंट, वो बुके भेजकर स्वागत करें पवन अरोड़ा जी का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, सच बेधड़क। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजनरी मैन, मैनेजिंग एडिटर एंड सीईओ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ श्री पवन अरोड़ा जी का। नमस्कार। मैं ये आपको कहना चाहता हूं मैम कि आपका पग फेरा पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही शुभ रहा है। आपके आने से पर्यटन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। हाल ही में आपने वर्ल्ड फेमस आईफा अवार्ड्स को राजस्थान में जयपुर में आयोजित कराने के लिए एक एमओयू किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अनुभव बताता है कि जहाँ जहाँ जिन शहरों में इस तरह के अवार्ड फंक्शंस हुए हैं, वहाँ टूरिज्म ने नई करवट ली है। इसी तरह से कुछ दिन पहले ही कॉन्डे नास्ट मैगजीन जो है, उसने वर्ल्ड की 20 लग्जूरियस ट्रेन्स में से राजस्थान की पैलेस एंड व्हील्स को पहला स्थान दिया है। तो ये सब
आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा अनूठा प्रदेश है जहाँ सभी तरह की गतिविधियां मौजूद हैं, सभी तरह के पर्यटक आकर्षण मौजूद हैं। अब ये बात जरूर आती है कि इन सारी विविधताओं को राजस्थान रखता है, उसके बावजूद क्या हम इन सारी चीज़ों का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन या प्रॉपर उपयोग कर पाए हैं? क्या आज भी जो राजस्थान में आने वाला टूरिस्ट है उसको ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं, वो सारे इन आकर्षणों को देख पाता है, या ये जो सुविधाएं हैं क्या वो हमारे स्थानीय स्तर की सुविधाएं हैं, राज्य स्तर की सुविधाएं हैं, या वो इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं हमने विकसित कर दी हैं? तो कुछ चीज़ें अगर हम कर लें, मैं अधिकार बाहर जाकर के फर्स्ट इंडिया की तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं, और उस सुझावों के पीछे मेरा निश्चित तौर पे आप सब लोगों से जो विचार विमर्श हुआ है वो उसका आधार रहा है। तो मैं पहला तो ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान टूरिज्म का अपना खुद का एक वेरी इफेक्टिव ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। अगर किसी टूरिस्ट को राजस्थान में विजिट करना है तो बजाय वो मेक माई ट्रिप पे जाए, बजाय वो किसी होटल बुकिंग .com पे जाए, उसको सीधा राजस्थान टूरिज्म के पोर्टल को टच करना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई एक बात है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र है, तो उसका गुजरात के साथ हम कोऑर्डिनेट करके कुछ उनके टूरिस्ट प्लेसेस और कुछ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जोड़ करके एक सर्किट बना सकते हैं। तो ऐसा अगर हम और राज्यों के साथ में टाइप करते हैं तो एक सर्किट हम पूरा बना सकते हैं। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को हमको थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे पास इतनी खूबसूरत लेक्स हैं, लेकिन उनमें किसी में भी, उदयपुर में थोड़ा बहुत होता है लेकिन वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है। जयपुर का जल महल तो कुछ कोर्ट केसेस में अटक गया, लेकिन और भी बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, तो उनमें हमारे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से एयर टूरिज्म, एयर जो एडवेंचर है, चाहे वो पैरासेलिंग हो या स्काई जंपिंग हो, उसकी भी खोज की जा सकती है। हॉट एयर बैलूनिंग है, उसका हो सकता है। राज्य के खास टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो डेस्टिनेशंस हैं वो एयर से कनेक्टेड नहीं है। उदयपुर और जैसलमेर भी सीजनल हैं, सीजन होता है तो उनको कनेक्ट करते हैं, सीजन नहीं होता है तो नहीं करते हैं। तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। रूरल टूरिज्म में सड़कों का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी रिजॉर्ट तक, होटल तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, एनक्रोच्ड रोड्स रहेंगे, एनक्रोच्ड रास्ते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो इन चीज़ों में हमको एक कैटलिस्ट की भूमिका निभानी चाहिए विभाग को। एक और चीज़ देखने में आती है कि जो वन्यजीव सेंचुरीज़ हैं, इनके आसपास होटल हों, रिजॉर्ट हों या नहीं हों, इसको लेके एक डिबेट चलती रहती है। कुछ लोग जो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कट्टर धर्मांध लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि वन्यजीव सेंचुरी के आसपास कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि वन्यजीव तभी रहेंगे जब वहाँ पे पर्यटन रहेगा, वहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे, उनकी देखभाल होती रहेगी, संरक्षण होता रहेगा। अभी हाल ही में आपने सबने सुना होगा, दिल्ली रोड पे एक बड़ा होटल और एक थोड़ा उससे छोटा होटल, उनको तोड़ने तक की खबरें आ रही थी कि एनजीटी ने उसके फैसले दिए हैं इस तरह के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज की जाती हैं, उसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ सेंचुरी और सड़क के दूसरी तरफ बने हुए होटल से पहले हाईवे आता है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी हाईवे पे जितना ट्रैफिक होता है, जितना न्यूसेंस होता है, वो वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करता है, बशर्ते कि उन होटल्स को। तो उनके जो लैंड यूज़ की बात है, लैंड यूज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा रैशनलाइज व्यू होना चाहिए। और मैं फिर इसमें एक अपनी तरफ से ओरिजिनल नया सुझाव देना चाहता हूँ, साइलेंट रिजॉर्ट्स का। उस रिजॉर्ट में पहले से कह दीजिए यहाँ पे ना म्यूजिक बजेगा, ना कमरों में टीवी होगा, ना कोई और इस तरह का कार्यक्रम होगा। साइलेंटली आप आइए, जंगल में, जंगल के नज़दीक रहिए और जंगल को एंजॉय करिए, नेचर को एंजॉय करिए, नेचर के साथ रहिए। ऐसे एक वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्कोप है। लोग अभी यहाँ कई बार सुनते हैं बेंगलोर में जिंदल्स में जाते हैं, कभी कोई कहता है वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय जाते हैं। तो राजस्थान में भी वेलनेस टूरिज्म का बहुत ही स्कोप है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे पर्यटक आते हैं, उनको हम कहते तो हैं कि अतिथि देवो भव, ये हमारे लिए देव के समान है, ये सब कुछ हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का कई बार हम अच्छा ख्याल नहीं रख पाते हैं। वो इसी में डरे रहते हैं कि हमको वहाँ जाएंगे तो सुरक्षा तो रहेगी या नहीं रहेगी। हर टूरिस्ट प्लेस पे अच्छी तरह से सीसीटीवी की व्यवस्था हो, टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था हो। और एक बड़ी चीज़ जो कोरोना के बाद में लोग बाग खास तौर पे चिंतित होते हैं, वो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की। हर टूरिस्ट प्लेस पे एक डेडिकेटेड नोडल हॉस्पिटल या क्लिनिक उससे अटैच होना चाहिए, जिसके नंबर वहाँ बड़े बड़े डिस्प्ले होना चाहिए। यदि किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत आती है तो बिना नाम पता पूछे वो उस
नज़दीक के चिकित्सालय पे जा सकता है, डिस्पेंसरी पे जा सकता है और अपना फर्स्ट एड या प्राथमिक इलाज ले सकता है। वहाँ पे उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इससे काफ़ी बड़ा मैं समझता हूँ पर्यटकों में एक भरोसा जागता है। पर्यटन के काम में लगे हुए हमारे चाहे गाइड्स हैं, चाहे वो व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, चाहे दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है, इनका टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक और काफ़ी सेंसिटिव इशू है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो है नाइट लाइफ का। आप देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, वहाँ नाइट लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ एक वातावरण बन गया, नाइट लाइफ को हम नेगेटिव रूप से देखते हैं। नाइट लाइफ की कोई एक्टिविटी की बात हो रही है तो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा सोशली गलत लगता है कि वहाँ देर रात तक कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई देर रात तक म्यूज़िक बज रहा है, कोई डांस कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको टूरिज्म से जोड़ के देखते हैं तो आपको लगेगा ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे जब हमारा राजस्थान प्रदेश सूखा प्रदेश नहीं है, मतलब ड्राई स्टेट नहीं है, यूथ है खास तौर पे, आप उसकी इस नीड को नकार नहीं सकते हैं। ये सबको पता है कि यूथ आजकल देर रात तक जगना, देर रात तक पार्टी करना, दिन में अपने घर में रहना, अपने काम करना, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उसको आप नियम कायदे में रखें। कोई पब से बार से बाहर आए उसको ड्राइव ना करने दें, उसका प्रतिबंध लगाएं। लेकिन इस पे एक मैंने पहले ही कहा सेंसिटिव इशू है, इस पे एक सोच समझ के सामाजिक ताने बाने के अनुसार हमको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन किसी की विम्स पे नहीं होना चाहिए कि ये आज 11 बजे बंद होगा और आज ये 2 बजे बंद होगा। इसी तरह से एक डेस्टिनेशन वेडिंग का है। डेस्टिनेशन वेडिंग क्या है, केवल प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से है। डेस्टिनेशन वेडिंग को अगर हम लिस्टेड कर दें और हमारी वेबसाइट पे डाल दें या उसको और प्रचारित करें इस ढंग से, तो डेस्टिनेशन वेडिंग का राजस्थान के नाम से बहुत बड़ा स्कोप है। कब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल होंगे, कब यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल होंगे, कब यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, इस तरह के बड़े भव्य आयोजन होंगे, कब यहाँ पे गरबा होगा, कब यहाँ पे कुछ और होगा। ये सब चीज़ें लिस्टिंग अगर हो जाती है और एक टूरिज्म कैलेंडर इशू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है। राजस्थान दिवस या ऐसे जो हमारे स्थापना दिवस हैं, उनका भी काफ़ी पहले से ही अगर हम प्रचार प्रसार शुरू कर दें तो वह उस समय हम बड़े अट्रैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एक फिल्मों की शूटिंग को लेकर के अक्सर परेशानी मैं देखता हूँ लोगों को आती है। लोग फिल्मों की शूटिंग की परमिशन लेने के लिए बहुत चक्कर खाते रहते हैं और उसके लिए उनको कई तरह की एजेंसीज और एजेंट से संपर्क करना पड़ता है। उसका अगर पर्यटन विभाग की तरफ से कोई नोडल अधिकारी हो जाए या नोडल ऑफिसर हो जाए, नोडल ऑफिस हो जाए, जहाँ पे जिसको भी शूटिंग की परमिशन चाहिए, पूरे राजस्थान में कहीं से भी शूटिंग की परमिशन दिलानी है तो सीधा वहाँ अप्लाई करे। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, अपनी निर्धारित फीस जमा कराए और उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में वो परमिशन जो है वो मिल जाए। जहाँ तक फॉरेस्ट की बात थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया था, मैं देख रहा हूँ पूरे राज्य में उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारे जो वन क्षेत्र हैं वो बढ़ेंगे। लोगों में एक जागरूकता आ रही है वनों को संरक्षित करने के लिए। और जहाँ तक लाइवलीहुड का बात है, जो हमारा तीसरा इशू था, तो जैसे ही हम इनको जो हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको एक आत्मगौरव का एहसास दिलाएंगे, तो मैं समझता हूँ लाइवलीहुड के अवसर भी बढ़ेंगे। आज आप यहाँ पधारे हैं मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल की तरफ से, हम सबकी तरफ से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर, बेहद ही महत्वपूर्ण सुझाव थे जो आपने दिए, इस मंच पर रखे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस कॉन्क्लेव की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को और हमारे पवन अरोड़ा जी को एज अ मीडिया हाउस आईड लाइक टू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया। टूरिज़्म एक ऐसा विभाग है जो अकेले में एक विभाग नहीं कहला सकते। हम फैसिलिटेटर्स हैं, हाँ बिल्कुल, हम कैटलिस्ट भी हैं। सारे जितने भी विभाग हैं, अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके साथ मिलजुल कर कैसे हम हमारा जो भी कार्य है, जो चाहे डेस्टिनेशन डेवलप करने का काम है, चाहे एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन को और ज़्यादा विकसित करने का काम है, चाहे किसी अच्छी जगह पे कैसे हम वहाँ, चाहे वहाँ फॉरेस्ट की पाबंदियाँ हो, यूडीएच की समस्या हो और किसी विभाग की कोई समस्या हो, उन सबको एक साथ कैसे जोड़कर, उन सब से उनकी सहमति लेकर, सबको अपनी अपनी तरीके से हम कैसे हमारे साथ जोड़कर जो भी हम करना चाहते हैं उसको कैसे पॉसिबल करें, उसको कैसे संभव करें, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैं मानती हूँ काम है। कि गवर्नमेंट और टूरिज्म हो या और कोई विभाग हो, हमको तो एक फैसिलिटेटर के रूप में ही काम करना चाहिए।
हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं हैं, बिजनेस करने के लिए आप लोग हैं। हमको एक कैटलिस्ट की तरह, फैसिलिटेटर की तरह, जिससे कि आपका बिजनेस, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो हम कैसे अच्छी तरह से हर तरीके से एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करें, ताकि जो आप करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट। राजस्थान और जयपुर वर्ल्ड मैप पे है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वी आर सो प्राउड, हम सबको गर्व है कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो भी आपने होटल शुरू किया, जो भी आपने अपना यूनिट शुरू किया, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जयपुर ऑलरेडी वहाँ पर है। लेकिन अभी जो वहाँ पर है वहाँ से नीचे भी गिर सकता है, और बहुत डिग्री हम गिरे भी हैं। एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, राजस्थान शुड बी इवन बेटर। वी आर नॉट एट द मोमेंट। हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो दूसरे स्टेट्स ने अपनाई हैं, और हमको भी वो अपनानी चाहिए। वो हमारी टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में आएगी, वो हमारी टूरिज्म पॉलिसी में भी आने वाली है। हम लोग एक फिल्म पॉलिसी भी बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली हैं। बहुत अभी फाइनल स्टेजेस पे ही है ये सारी चीज़ें। फॉरेस्ट, आई थिंक हमारे लिए फॉरेस्ट सब कुछ है। अगर हमारे फॉरेस्ट है तो हम हैं। अगर हमारे प्लैनेट को बचाना है तो इन्वायरमेंट को बचाना होगा, फॉरेस्ट को बचाना होगा, संरक्षित रखना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, सरकार की है और सबकी, आप लोगों की है। सड़कों की जब आप बात करते हैं तो वहीं पर हम आ जाते हैं कि कई बार फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती। मोस्टली वही वाली बात आती है और कोई बात नहीं आती। अब लाइवलीहुड्स भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाइवलीहुड्स, ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड करती है? टूरिज्म इज़ लाइवलीहुड्स। जितना टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान में कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी, 15% ऑफ द इकोनॉमी, प्लस ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सो आप लोग तो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, हमारे लाइवलीहुड्स के लिए। तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगी। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमको सोचना पड़ेगा और साथ में काम करना होगा। आपके सहयोग से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। आपने एक बात रखी कि हमारा पोर्टल होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल हमारा पोर्टल भी होगा, और हम एक ऐप पे भी काम कर रहे हैं, विच विल बी ऑन योर फोन। सो इट इज़ इन प्रोसेस। आई शुडंट हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, बिकॉज अभी तो हम लोग इसको अनाउंस करते। बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे, और ये सारी बातें जो आपने रखी कि इसमें जैसे ही कोई राजस्थान एंटर करे, उससे पहले भी हम लोग उसका पूरा वो करेंगे, लेकिन जैसे ही एंटर करे वो उसके फ़ोन पे आ जाए कि प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अभी तक वो पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हुआ है। हम सब चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारा राजस्थान का व्यक्ति को रोज़गार मिले, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि हमारे युवा एक आगे बढ़ने वाले हों, एक ऐसे युवा हो जो कि ये क्या है, ये देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे आर्थिक दृष्टि से, ये कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इनके पास कुछ हाथ में नहीं होगा, तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी बजट में हम लोगों ने बहुत ये बात रखी है कि हमारी राजस्थान की इकोनॉमी $350 बिलियन इकोनॉमी इन 5 सालों में बनेगी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन चैलेंज मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है, और हम निश्चित रूप से इसको डेफिनेटली पार करेंगे। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही राजस्थान भी एक विकसित राजस्थान बनने जा रहा है। लेकिन आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की, आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की, सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्क्लेव, First India, Pawan ji, your whole team, and of course thank you for listening to me, and we hope to now move forward to a amazingly vibrant Rajasthan. Thank you. बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी। जो विजन आपने रखा है वो ये दर्शाता है कि यहाँ बैठा हर एक शख्स जो उम्मीद टूरिज्म विभाग से कर रहा है, टूरिज्म सेक्टर से कर रहा है, वो पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उम्मीद उसी से होती है जो काम करता है, जिसका विजन हो, और वो यहाँ नजर भी आ रहा है। चलिए अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं हमारे इस कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम की, और उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे सभी मेहमान मंच पर सामने आ जाएं। दिया कुमारी जी, पवन अरोड़ा जी,
सबसे पहले अवार्ड की कैटेगरी आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस अवार्ड फॉर पैलेस ऑन व्हील्स, और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर भगत सिंह लोहागढ़ जी को। भगत सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस अवार्ड फॉर पैलेस ऑन व्हील्स, और साथ ही एक और अवार्ड है बेस्ट हेरिटेज वेडिंग वेन्यू अवार्ड फॉर लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट एंड स्पा। हमारे अगले अवार्डी हैं सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FHTR। जोरदार तालियों के साथ हमारे अगले अवार्डी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर गज सिंह अलसीसर जी को, महासचिव IHHA गज सिंह अलसीसर जी। अगले हमारे अवार्डी हैं महेंद्र बोहरा जी। महेंद्र बोहरा जी के लिए भी जोरदार तालियां। वन्य जीव प्रेमी हैं महेंद्र बोहरा जी। और नेक्स्ट अवार्डी को मैं आमंत्रित करूं, कैटेगरी इमर्जिंग न्यू यूनिक हेरिटेज रिजॉर्ट ऑफ राजस्थान, और इस अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस रिद्धिमा ढोका जी को, डायरेक्टर सांबर हेरिटेज रिजॉर्ट सांबर। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं कैटेगरी एक्सीलेंस इन लग्जरी रिजॉर्ट एंड गेस्ट एक्सपीरियंस, और इस अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर प्रियाव्रत सिंह कुटानी जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर कुटानी बाग सरिस्का। टूरिज्म डिमांडिंग प्रोडक्ट जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड, और ये अवार्ड जाता है श्री रविंद्र सिंह जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविंद्र सिंह जी, श्री गोविंद ज्वेलर्स मुकुंदगढ़ मंडी झुंझुनू। वो अभी आ नहीं सके क्योंकि झुंझुनू से वो इस कार्यक्रम के लिए खासतौर से आ रहे थे, लेकिन और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी को। सम्मानित मंच, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, जो एक नई पहचान दे रही हैं प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में। आज की इस शाम को बहुत यादगार बनाने के लिए, इसकी प्रासंगिकता के पर अधिकृत होने की मुहर लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तमाम मंच का धन्यवाद। और एक पवन जी के लिए जरूर कहूंगा मैं कि वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो पवन जी ने मुझे अवसर दिया, पवन सर ने, यहाँ मैं आया और आप लोगों ने शाम को आज प्रासंगिक बनाया इस मायने में क्योंकि पर्यटन का प्रदेश है ये, और जिस तरह से वन की प्रासंगिकता पर्यटन के साथ बनी है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की शाम जो भी चर्चा हुई है, निश्चित तौर पर सरकार इस पर ध्यान देगी, और एक पेपर के तौर पर जब हम इसको सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे तो इस पर काम भी होगा। पर्यटन का प्रदेश है, इसमें निवेश भी आएगा और पर्यटन भी बढ़ेगा।